इंसान प्यार, सम्मान और एक सुरक्षित छत पाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? मतलब अगर मैं कहूँ कि कोई इंसान अपनी सारी उम्र की कमाई, अपनी पुश्तैनी जायदाद, यहाँ तक कि अपना पूरा वजूद ही लुटा दे। हाँ, अपना पूरा वजूद किसी दूसरे परिवार पर लुटा दे, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे थोड़ा अपनापन मिलेगा, और बदले में उसे क्या मिले? बहुत ही भयानक सुलूक। बिल्कुल, घर के नौकरों या सड़क के किसी आवारा कुत्ते से भी बदतर सुलूक। सुनने में तो ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगती है ना? हाँ, लगती तो है, पर सच कहूं तो पर हमारी आज की इस चर्चा के केंद्र में इंसानी फितरत का यही काला और कड़वा सच है। एक ऐसा सच जो पारिवारिक रिश्तों की उस चादर को खींच देता है जिसके नीचे हम सब अपना वो जो लेन देन और सौदेबाजी वाला माइंडसेट है ना, उसे छिपा कर रखते हैं। सही कहा आपने। और ये कोई खौफनाक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और साहित्यिक यथार्थ है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिन दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं, वे साबित करते हैं कि 20वीं सदी के भारतीय समाज का ये काला सच आज भी हमारे आसपास है। मतलब हमारी अपनी मानसिकता में कहीं ना कहीं जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है। देखिए, हाल ही में मुझे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के हिंदी साहित्य विभाग का एक असाइनमेंट देखने का मौका मिला। अच्छा, उसमें क्या खास था? उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास, भक्ति काल और उपन्यास के विकासक्रम पर कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन काफी तीखे सवाल उठाए गए थे। और उसी के साथ मुझे नीरज चौबे और किरण बाला पटेल का एक बेहद दिलचस्प अकेडमिक शोध पत्र भी हाथ लगा। उस शोध पत्र का विषय क्या था? उसका विषय था प्रेमचंद के साहित्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ। और इन अकेडमिक दस्तावेजों के साथ हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की दो बेहद झकझोर देने वाली कहानियां भी हैं। हाँ, घर जमाई और धिक्कार। बिल्कुल, यही दो कहानियां आज की हमारी चर्चा का मुख्य आधार हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि दशकों बाद भी एकेडमिक दुनिया, मतलब जैसे कि यूनिवर्सिटीज के असाइनमेंट्स और ये जो आधुनिक रिसर्च पेपर्स हैं, वे आज भी इन्हीं पुरानी कहानियों की परतें उधेड़ने में इतना जोर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनमें जो गहराई है वो आज भी प्रासंगिक है। सही बात है। आखिर मुंशी प्रेमचंद, जिनका असली नाम धनपत राय था और जो 1880 में लम्ही गांव में जन्मे थे, उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया था जो आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में भी पढ़ाया जा रहा है? मेरी नजर में तो प्रेमचंद सिर्फ एक उपन्यासकार या कहानीकार नहीं थे। तो फिर आप उन्हें क्या कहेंगी? मैं कहूंगी कि वे उस दौर के एक हाई डेफिनेशन, मतलब एकदम HD डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तुलना है ना? उनका जो पेन था वो किसी कैमरे के लेंस की तरह काम करता था, जो समाज की हर झुर्री, हर दाग, हर पाखंड को बिना किसी फिल्टर के रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है। पूछिए, क्या सवाल है? वो ये है कि क्या आज भी हमारे हालात वैसे ही हैं? मतलब क्या इन रिसर्च पेपर्स में बताए गए ग्रामीण और सामाजिक यथार्थ आज की तारीख में भी वैसे ही लागू होते हैं? इस सवाल का जवाब प्रेमचंद के काम करने के तरीके में ही छिपा है, जिसे हम उनका यथार्थवाद या रियलिज्म कहते हैं। यथार्थवाद मतलब चीजों को वैसे ही दिखाना जैसी वे असल में है। बिल्कुल सही। नीरज चौबे और किरण बाला पटेल का शोध पत्र इसी बात पर रोशनी डालता है कि प्रेमचंद ने साहित्य को सिर्फ राजा रानियों की कहानियों या किसी तिलिस्मी मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसे एक टूल बना दिया। हाँ, सामाजिक सुधार और समाज को आईना दिखाने का एक बहुत ही धारदार टूल। जब हम यथार्थवाद की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है चीजों का बिना मेकअप वाला चेहरा दिखाना, न कि जैसी उन्हें होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब इंसानी स्वभाव का जो मूल ढांचा है वो नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। रिश्तों के बीच पनपने वाले स्वार्थ की जो गहरी बुनियाद है वो समय के साथ बदलती नहीं है, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। इसलिए उनकी कहानियां आज भी हमें हमारी अपनी शक्ल दिखाती हैं। और ये कड़वा यथार्थ उनकी कहानी घर जमाई में जितनी बेबाकी से उभर कर आता है, वो सच में विचलित करने वाला है। मतलब इस शोध पत्र में ग्रामीण जीवन की जिन जटिलताओं का जिक्र है, ये कहानी उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, ये कहानी हमें आईना दिखाती है कि कैसे परिवार नाम की संस्था के अंदर ही शोषण होता है। बिल्कुल, जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करने का दावा करते हैं, वहीं एक इंसान का बेरहमी से आर्थिक और भावनात्मक शोषण होता है। कहानी का मुख्य किरदार हरिधन है, एक ऐसा लड़का जो महज 16 साल की नाजुक उम्र में अपनी मां को खो देता है। 16 साल की उम्र, जो खुद में बहुत कच्ची होती है,
और माँ के गुजरने के बाद घर में सौतेली माँ का आना हरिधन के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होता है। जाहिर सी बात है, वो खुद को अपने ही घर में अनाथ महसूस करने लगा होगा। हाँ, अनाथ और एकदम बेगाना, और इसी अकेलेपन और असुरक्षा की भावना से भागकर वो अपनी पत्नी गुमानी के पास अपनी ससुराल चला जाता है। उसे लगता है कि शायद ससुराल में उसे वो प्यार और अहमियत मिलेगी जो उसके अपने घर में अब नहीं रही। सही कहा, पर यहाँ से कहानी में जो मोड़ आता है वो इंसानी लालच की इंतहा है। हाँ, और जब हरिधन के पिता की मृत्यु होती है तो वो अपने गांव लौटकर अपने हिस्से की सारी जायदाद बेच देता है। और आपको पता है, उस जमाने में वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, करीब 2000 रुपए। बाप रे, 2000 रुपए! उस समय तो ये बहुत भारी भरकम कैपिटल थी। बिल्कुल, और वो ये सारी रकम लेकर ससुराल लौटता है और पूरी की पूरी संपत्ति अपनी सास के हाथों में सौंप देता है। अगर आज के कॉर्पोरेट या बिजनेस की भाषा में मैं इसे समझूं तो हरिधन ने अपनी जिंदगी का सबसे खराब बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया था। वो कैसे? अरे, उसने अपना 100% कैपिटल ससुराल नाम की उस कंपनी में लगा दिया, लेकिन बदले में उसे 0 इक्विटी मिली। ये बिजनेस एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है ना? उसने सब कुछ दे दिया और अपने लिए कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं रखी। बिल्कुल, और जब तक उस 2000 रुपए का असर था, ससुराल में हरिधन किसी देवता की तरह पूजा जाता था। मतलब पैसे की चमक? हाँ, साले उसके एक इशारे पर भागते थे, सास उसका हर हुक्म मानती थी, और पत्नी गुमानी तो जैसे उस पर न्योछावर थी। लेकिन पैसा कोई अमर चीज तो है नहीं। नहीं, वो तो खत्म होना ही था। जैसे जैसे साल बीते वो रकम खत्म होने लगी, और 10 साल बीते बीते जब हरिधन की जेब पूरी तरह खाली हो गई तो उसका रुतबा भी देवता से खिसक कर पहले घर के एक आम सदस्य का हुआ। और फिर धीरे धीरे वो उसी घर में एक अनपेड इंटर्न या कहें कि एक दास बनकर रह गया। दास भी ऐसा जिसकी कोई इंसानियत ही नहीं बची। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जो प्रेमचंद ने लिखा है। घर के सगे साले जो कभी उसके आगे पीछे घूमते थे, वे अब खर्राटे लेकर मीठी नींद सोते हैं। और बेचारा हरिधन अब तक कोलू के बैल की तरह काम कर रहा है। वो जानवरों को सानी पानी देता है, चारा काटता है, खेतों में पसीना बहाता है। और इतना खटने के बाद भी कोई उसे 2 वक्त की रोटी के लिए ढंग से पूछता तक नहीं। बिल्कुल नहीं। नौबत यहाँ तक आ गिरती है कि घर के लोग उसे झूठी थाली चाटने वाले किसी सड़क के कुत्ते के समान समझने लगते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ा झटका तो उस पल लगता है जब हरिधन जेठ की झुलसाने वाली दोपहरी में खेत से पसीने में लथपथ घर लौटता है। हाँ, बुरी तरह थका हुआ। और उसकी अपनी पत्नी गुमानी उसे आराम करने या एक गिलास पानी देने के बजाय उल्टा कुएं से पानी निकालकर लाने का हुक्म देती है। मतलब क्या क्रूरता है। यही वो क्रूर बिंदु है जहां समाज और इंसानी रिश्तों का असली बिना नकाब का चेहरा सामने आता है। अगर हम इसे शोध पत्र के बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो यह सिर्फ हरिधन की कहानी नहीं है। तो ये किस चीज की कहानी है? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारा समाज किसी भी इंसान की इज्जत उसकी इंसानियत के आधार पर नहीं करता। अच्छा, तो किस आधार पर करता है? उसकी आर्थिक उपयोगिता यानी इकोनॉमिक यूटिलिटी के आधार पर। जब तक हरिधन एक चलता फिरता एटीएम मशीन था, वो भगवान था। सही कह रहे हैं आप। जैसे ही उसका पैसा खत्म हुआ, उसकी उपयोगिता शून्य हो गई, और उपयोगिता शून्य होते ही उसके सम्मान, उसके वजूद की कीमत भी शून्य हो गई। उसके साले और सास बिना किसी शर्म के साफ कह देते हैं कि उन्होंने उसकी जिंदगी भर का ठेका नहीं लिया है। मतलब काम करोगे तो टुकड़ा मिलेगा, वरना रास्ता नापो। बिल्कुल यही बात। पर मुझे लगता है कि हरिधन की पीड़ा सिर्फ उस शारीरिक थकान या खत्म हो चुके पैसे की नहीं थी। अगर गहराई में जाएं तो वो अंदर से आज भी वही 16 साल का अनाथ बच्चा था। हाँ, जो दरबदर सिर्फ ममता और अपनापन ढूंढ रहा था। और ससुराल वालों ने उसकी इसी गहरी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को पहचाना और उसका बहुत ही व्यवस्थित तरीके से फायदा उठाया। इसी मनोवैज्ञानिक पहलू पर तो कहानी सबसे गहरी चोट करती है। एक रात की बात है जब कुएं के पास एक फटे हुए खुरदुरे टाट पर हरिधन भूखा प्यासा लेटा होता है। वो आसमान के तारों को घूर रहा होता है। हाँ, और तब वो भूख से ज्यादा उस अपमान से लड़ रहा होता है। गुमानी के तीखे जहरीले ताने उसके कानों में गूंज रहे होते हैं। ऐसे में उसे अपनी सगी माँ की याद आती है। वो निस्वार्थ प्यार याद आता है, जहां कोई लेन देन नहीं था। बिल्कुल, वो इस अपमान को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और आधी रात को बिना कुछ खाए पिए उस नर्क से हमेशा के लिए निकल पड़ता है। और उसका वो सफर भी कोई आम सफर नहीं है। रात के अंधेरे में बिना किसी सवारी के
वो 5 घंटे में लगातार 30 मील का सफर पैदल ही तय करता है। 30 मील, वो भी पैदल और भूखे पेट? हाँ, ये सिर्फ एक भौतिक दूरी तय करना नहीं था, ये उस घुटन, उस अपमान से आजाद होने की एक बेतहाशा दौड़ थी। सही कहा। थककर चूर हरिधन जब अपने गांव पहुंचता है तो आम के बाग में अपने बचपन के दोस्त मंगरू से टकराता है और आखिरकार डरते झिझकते अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। यहाँ कहानी में जो ट्विस्ट आता है ना, हाँ, वो तो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। बिल्कुल, जिस सौतेली माँ मतलब विमाता को वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझता था, जिसके डर और नफरत से उसने बरसों पहले अपना घर-बार छोड़ दिया था, वही सौतेली माँ उसे देखकर रो पड़ती है और उसे गले लगा लेती है। हाँ, हरिधन को उस सौतेली माँ के स्पर्श में अपनी सगी माँ के साक्षात दर्शन होते हैं। और इसके ठीक उलट उस ससुराल में क्या हो रहा होता है, जहाँ उसने अपनी पूरी जवानी और जायदाद झोंक दी थी? क्या हो रहा होता है? गुमानी, जिसके लिए हरिधन ने खुद को मिटा दिया, वो बिना किसी पछतावे के दूसरी शादी कर लेती है। अरे बाप रे! हाँ, और इधर हरिधन, जो ससुराल में एक भिखारी और आवारा कुत्ते की तरह दुत्कारा जा रहा था, वो अपने गांव, अपनी मिट्टी में आकर एक पल में फिर से अपने घर का रक्षक बन जाता है। ये सब देखकर तो सच में दिमाग सुन पड़ जाता है। आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है? आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? मुझे तो ये बहुत ही अजीब और दिल दहला देने वाली विडंबना लगती है। जिस सौतेली माँ से वो अपनी जान छुड़ाकर भागा था, अंत में उसी ने उसे एक सुरक्षित छत दी, बिना किसी शर्त के प्यार दिया, और जिन लोगों को उसने अपनी पूरी जिंदगी सौंप दी, उन्होंने उसे एक झटके में कचरे की तरह निकाल फेंका। बिल्कुल, ये कहानी समाज में रचे बसे खून के रिश्तों और आत्मीयता के सबसे बड़े भ्रम को चकनाचूर कर देती है। ये दिखाती है कि सच्चे रिश्ते किसी कॉन्ट्रैक्ट या लेन देन की बुनियाद पर नहीं टिके होते। सौतेली माँ ने उसे उसकी आर्थिक उपयोगिता के लिए नहीं अपनाया था। नहीं, उसने उसे महज एक इंसान, एक भटके हुए बेटे के रूप में स्वीकार किया। इंसान के कुचले हुए आत्मसम्मान को, उसकी टूटी हुई रूह को वापस जोड़ने की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम में ही हो सकती है। और ससुराल का वो तथाकथित प्रेम, वो महज एक सौदेबाजी थी, एक ट्रांजैक्शन था। घर जमाई के इस कहानी ने तो सच में अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने देखा कि कैसे परिवार के अंदर एक पुरुष का आर्थिक शोषण होता है, लेकिन जब हम 20वीं सदी के उस समाज के क्रूर नियमों, बंधनों और रिवाजों की बात करते हैं, तो महिलाओं की स्थिति और भी भयानक नजर आती है। बिल्कुल, विशेषकर विधवा महिलाओं की स्थिति इस आर्थिक शोषण से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक थी। और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार। हाँ, धिक्कार, जो इसी अकादमिक असाइनमेंट और शोध पत्र के विमर्श का एक अहम हिस्सा है। ये कहानी समाज की क्रूरता और एक बेबस विधवा की ऐसी दर्दनाक तस्वीर पेश करती है जिसे भूल पाना नामुमकिन है। धिक्कार कहानी की धुरी है मानी नाम की एक लड़की। हाँ, मानी की कहानी किसी त्रासदी से कम नहीं है। वो पूरी तरह से अनाथ है। और कल्पना कीजिए, महज 5 साल की मासूम उम्र में समाज ने उस पर विधवा होने का ठप्पा लगा दिया है। बाप रे, 5 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब बच्चा ये भी नहीं समझता कि शादी या मौत क्या होती है। बिल्कुल, और तब से वो इस कलंक का बोझ ढो रही है। वो अपने चाचा वंशीधर और चाची के आश्रय में रहती है। पर क्या वो सच में कोई आश्रय था? नहीं, वो आश्रय कोई घर नहीं, एक टॉर्चर चेंबर है। वंशीधर और उसकी पत्नी मानी के साथ घर की किसी नौकरानी से भी बदतर और जलील सुलूक करते हैं। उसे बात बात पर ऐसे ताने और गालियां दी जाती हैं जो किसी भी इंसान के रूह को छलनी कर दे। उस घर में अगर कोई मानी से थोड़ी बहुत सहानुभूति रखता है तो वो है उसका चचेरा भाई गोकुल। पर गोकुल भी तो कुछ खास कर नहीं पाता है ना? हाँ, क्योंकि गोकुल भी पितृसत्ता और अपने क्रूर माता पिता के खौफ में इतना दबा हुआ है कि वो चाहकर भी मानी के हक में आवाज नहीं उठा पाता। और इसी घुटन, इस रोज रोज की मौत से तंग आकर मानी आखिरकार हार मान लेती है। वो कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, लेकिन तभी कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। एन मौके पर पहुंचकर मानी को फंदे से उतार लेता है, उसकी जान बचाता है। और बात सिर्फ जान बचाने तक नहीं रुकती। इंद्रनाथ समाज के तमाम सड़े गले नियमों, पाबंदियों और रूढ़ियों को ठोकर मारते हुए मानी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। वो मानी को उस नारकीय जीवन से निकालकर सम्मान की एक नई जिंदगी देना चाहता था। इंद्रनाथ का ये कदम कोई मामूली फैसला नहीं था।
उस दौर के सामाजिक ढांचे के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बगावत थी, एक खुला विद्रोह था। हाँ, और गोकुल की मदद से बहुत ही गुपचुप तरीके से मानी को इंद्रनाथ के घर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जाहिर है समाज के पहरेदार इतनी आसानी से किसी को आजाद नहीं होने देते। जब चाचा वंशीधर को इस बात की भनक लगती है तो उनके भीतर का झूठा अहंकार और समाज में मुंह दिखाने का डर एक खूंखार रूप ले लेता है। इसके बाद रेलवे स्टेशन का जो दृश्य प्रेमचंद ने खींचा है वो पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते। मानी अपनी होने वाली सास यानी इंद्रनाथ की माँ के साथ बंबई जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन में बैठी है। उसे लग रहा है कि अब वो इस घुटन भरे शहर, इस कलंक से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने वाली है। तभी अचानक चाचा वंशीधर वहां पहुंच जाते हैं। वे उस भरी भीड़ में हजारों अजनबी आंखों के सामने मानी को बुरी तरह गालियां देना शुरू कर देते हैं। अरे वे चिल्लाते हैं, तेरे मुंह में कालिख, तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आप सोचिए, एक लड़की जो बचपन से ही डरी सहमी है, उसके लिए इतना भयंकर सार्वजनिक अपमान। और इसका नतीजा क्या होता है? मानी वो अपमान सह नहीं पाती और चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देती है। हाँ, एक पल पहले जो नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, अगले ही पल वो रेल की पटरियों पर दम तोड़ देती है। पर एक मिनट, यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है। बताइए क्या सवाल है? मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। इंद्रनाथ जैसा एक पढ़ा लिखा आजाद ख्याल इंसान जब मानी का हाथ थामने के लिए पूरी तरह तैयार था, यहाँ तक कि इंद्रनाथ की माँ भी इस शादी के लिए तैयार थी और उसे अपने साथ बंबई ले जा रही थी। हाँ, बात तो सही है। तो फिर मानी ने अपनी जान क्यों दी? क्या एक सच्चा प्यार, एक नया भविष्य, समाज के उन खोखले तानों और एक क्रूर चाचा की गालियों को हराने के लिए काफी नहीं था? उसे तो वंशीधर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए था ना? ये सवाल बिल्कुल लाजमी है और बाहर से देखने पर ऐसा ही लगता है कि मानी को आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन इसका असली जवाब उस मनोवैज्ञानिक तंत्र में छिपा है जिसे हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। सोशल कंडीशनिंग मतलब? देखिए, वंशीधर के वो शब्द सिर्फ हवा में उछाली गई गालियां नहीं थीं। उस दौर में भरे स्टेशन पर किसी लड़की को यह कहना कि तूने कुल का सर्वनाश कर दिया, उसे सामाजिक तौर पर जिंदा लाश बना देने के बराबर था। एक तरह का सामाजिक बहिष्कार। बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बचपन से ही, जब से मानी 5 साल की थी, उसके दिमाग में ये जहर भर दिया गया था कि एक विधवा का अस्तित्व ही एक कलंक है, एक अपशकुन है। मतलब वो मान चुकी थी कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक श्राप है। हाँ, मानी के अवचेतन मन ने इस बात को इतनी गहराई से सच मान लिया था कि उसे लगता था कि अगर वो इंद्रनाथ जैसे अच्छे इंसान से शादी करेगी तो उसका ये कलंक, उसका ये श्राप इंद्रनाथ की जिंदगी को भी राख कर देगा। ओहो, तो इसका मतलब है कि समाज का वो जहरीला ताना, वो कलंक का ठप्पा मानी के अपने दिमाग में ही इतना गहरा घर कर चुका था कि उसे अपना खुद का वजूद ही एक अपराध लगने लगा था। बिल्कुल। उसे लगा कि वो इंद्रनाथ के प्यार के लायक ही नहीं है, बल्कि वो इंद्रनाथ के लिए एक खतरा है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बहुत ही भयानक बात है। सटीक विश्लेषण। ये कहानी बहुत ही क्रूरता से ये बात सामने लाती है कि जब समाज का धिक्कार या समाज की नफरत किसी इंसान की अपनी सोच पर पूरी तरह हावी हो जाती है, जब एक इंसान खुद को उसी नफरत भरी नजरों से देखने लगता है जिनसे समाज उसे देखता है, तो फिर दुनिया का कोई भी व्यक्तिगत प्यार, कोई भी इंद्रनाथ उसे नहीं बचा सकता। इंद्रनाथ का प्यार बिल्कुल सच्चा और निस्वार्थ था। हाँ, लेकिन मानी के अंदर जो बचपन से कलंक और अपराध बोध का एहसास भर दिया गया था, वो उस प्यार से कहीं ज्यादा भारी और जानलेवा साबित हुआ। वंशीधर की आवाज तो महज एक ट्रिगर थी। असली हत्यारा तो वो धिक्कार था जो मानी के अंदर पहले ही प्लांट किया जा चुका था। बिल्कुल सही। ये सच में अंदर तक हिला देने वाला है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाती है कि नीरज चौबे और किरण बाला पटेल के शोध पत्र में जिन सामाजिक और सांस्कृतिक गहराइयों का जिक्र किया गया है, वे प्रेमचंद की इन दोनों कहानियों में पूरी तरह से सजीव हो उठती हैं। निसंदेह, घर जमाई और धिक्कार, दोनों ही कहानियां हमें एक बहुत ही असहज और चुभने वाली जगह पर लाके खड़ा कर देती हैं। हाँ, एक तरफ हरिधन है जिसका पूरा जीवन और उसका आत्मसम्मान सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जेब में कितने पैसे हैं, और दूसरी तरफ मानी है जिसके जीवन का कोई मोल ही नहीं है, क्योंकि समाज के एक पुराने सड़े गले नियम ने उसके माथे पर विधवा होने का ठप्पा लगा दिया है।
ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इंसानों को उनकी उपयोगिता, उनके बैंक बैलेंस और समाज द्वारा मनमाने ढंग से थोपे गए नियमों के तराजू पर तौलना आखिर कब बंद करेंगे। प्रेमचंद की महानता इसी बात में है कि वे आपको कोई रेडीमेड समाधान या उपदेश नहीं देते। वे बस यथार्थ की वो नंगी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। हाँ, जिसे देखकर पाठक खुद अंदर से बेचैन हो जाए और समाधान ढूंढने के लिए छटपटाने लगे। तो इसी भारी लेकिन जरूरी विमर्श के साथ आज की इस चर्चा को मैं एक विचार पर लाकर छोड़ती हूँ। वो विचार क्या है? देखिए, आज हम 21वीं सदी के उस दौर में जी रहे हैं जहां हमारे हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, सोशल मीडिया है। हम पुरानी संयुक्त पारिवारिक व्यवस्थाओं से निकलकर छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे हैं। हाँ, दुनिया बाहर से बहुत आधुनिक दिखती है। बिल्कुल। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर मुंशी प्रेमचंद आज के इस डिजिटल युग में हरिधन या मानी की कहानी लिख रहे होते तो क्या उनका अंत कुछ अलग होता? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या सच में हमारे रिश्तों के बीच जो ये लेन देन और सौदेबाजी की मानसिकता है और लोग क्या कहेंगे या समाज क्या कहेगा का जो खौफ है वो खत्म हो गया है? या फिर उस खौफ ने, उस शोषण ने महज अपने कपड़े बदल लिए हैं? हाँ, क्या उसने अपना रूप बदल लिया है और वो आज भी हमारे और आपके अंदर, हमारे घरों की चारदीवारी में उतना ही जिंदा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बेचैन कर देता है और जिस पे हम सभी को लगातार गहराई से सोचना होगा।